हेलो गाइस, आज बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे, उसके नुकसान और फ़ायदे क्या हैं। 5 फ़ायदे और 5 नुकसान इसके बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है और ये इश्यू कैसे होता है और ये आपको मिलता कैसे है। तो क्रेडिट कार्ड आपको जो है कि मिलता है आपके सिबिल स्कोर के बेस पर। सिबिल स्कोर आपका लगभग 750 के ऊपर होना चाहिए, फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका एज भी लगभग 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। कुछ बैंक आपको 22-23 साल की उम्र में दे देती हैं, लेकिन मैक्सिमम बैंक आपको 25 साल के बाद ही क्रेडिट कार्ड इश्यू करती हैं, क्योंकि बैंक के हिसाब से आप तब तक एक एम्प्लॉय नहीं हो जाते या कमाते नहीं हैं जब तक कि आप 25 साल के नहीं हो जाते, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट की एज में गिने जाते हैं बैंक के हिसाब से। तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती है बैंक। और उसमें भी कई सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आपका पूरा एनुअल का कितना टर्नओवर है, कितना आप सेविंग कर लेते हैं, आपके ऊपर कितना खर्चा है। ये सारी चीज़ें बैंक देख करके आपका सिबिल स्कोर बनाती है और उस सिबिल स्कोर के बेस पर आपको क्रेडिट कार्ड इशू करके देती है। तो ये क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं कि क्रेडिट कार्ड, जैसे कि क्रेडिट कार्ड मुझे एसबीआई बैंक ने 50,000 लिमिट का क्रेडिट हमको दे दिया क्रेडिट कार्ड, और मुझे उसको यूज करना है। मैंने उसमें से 30,000 रुपये खर्च कर दिए, और मेरा बिल जनरेट होता है 2 तारीख को हर मंथ में, और हमने 3 या 4 तारीख को उसको खर्च किया है। तो हमको अगले महीने में लगभग मुझे 45 दिन का टाइम मिलेगा। उसके बाद से मुझे अगले महीने में वहाँ से जोड़ लीजिए, अगले महीने में 14-15 तारीख तक हमको उस पेमेंट को ड्यू डेट के पहले भरना होगा। और उसके बाद अगर हम नहीं भर पाते हैं तो बैंक हमसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज पे करता है। लगभग एनुअली का 36% से एबव भी चार्ज करता है। मतलब हर मंथ पर 3-3.5% का ब्याज बैंक लेता है। और इसी तरह से उसमें कुछ कैश विड्रॉल करने का भी ऑप्शन आता है। अगर उससे हम विड्रॉल कर लेते हैं तो डेली का उसका जो है इंटरेस्ट पे लेता है। और वो जो आप निकालते हैं कैश का, अगर एक बार आपने एटीएम से निकाला तो उसमें लगभग आपको 500 रुपये प्लस जीएसटी 90 रुपये के आसपास का कटता है, और उतना तुरंत सर्ज का चार्ज ले लेता है। उसके बाद से पर डे का इंटरेस्ट बेस के रेस पर वो ऐड करते जाता है आपके आउटस्टैंडिंग बिल पेमेंट में। तो हम लोग पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देखते हैं। तो एडवांटेज का फ़ायदे क्या है। उसका पहला फ़ायदा ये है कि बैंक आपको इंटरेस्ट फ्री आपको एक छोटा अमाउंट का लोन देती है, जो कि आप 50 दिन के भीतर उसको पूरा कर देंगे और पूरा पे कर देंगे, तो आपको एक भी रुपये इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये हो गया। और दूसरा फ़ायदा ये है कि मान लीजिए आपने कुछ पे कर लिया और आज खरीद लिए, आपको पूरा टेंशन ही नहीं है। आपको पूरे 1.5 महीने बाद उस पेमेंट को लौटाना है। आपने कहीं शॉपिंग करने गए, वहाँ पे आपका वॉलेट में पैसा कम पड़ गया है, या आपको बजट से ज़्यादा जो चीज़ें खरीदना था उससे ज़्यादा खरीद लिए, आपको अगले महीने पेमेंट होने वाला है, तो आप दूसरे से लेने में थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट यूज करके आप उसको अगले महीने में आपका सैलरी आता है, फिर आप उसको पे कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का तीसरा फ़ायदा ये है कि आप सपोज कीजिए कि आपको 1 लाख का क्रेडिट कार्ड मिला है, आपने 80,000 का शॉपिंग कर दिया, और उसको आप एक बार में पे करने में आपको कैपेबल नहीं है। आपका सैलरी ही 15,000 रुपये मंथ है, और एक साथ आप 80,000 रुपये पे नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि क्रेडिट कार्ड में एक EMI ऑप्शन आता है, उसको आप फ्लेक्सिबल करा सकते हैं, EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। आपको लगभग 6 महीने या 1 साल से लेकर 3 साल तक आप करा सकते हैं, और उसका इंटरेस्ट आपको जो देना रहता है, अगर ऑफर चलेगा तो 12-13% एनुअल में हो जाएगा, नहीं तो आपको 20-21% ही देना है। अदरवाइज आपका क्रेडिट कार्ड का जो है वो इंटरेस्ट 36% हो जाता है, उसके तो आधे से कम भी देना रहता है। तो 12-13% में भी हो जाता है, कस्टमर केयर से बात करेंगे तो नॉर्मली हो जाता है। तो उसको आप फ्लेक्सिबल करा के EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। आपका तीसरा बेनिफिट ये है। और ये चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप ज़्यादा अगर खर्चा कर देते हैं गलती से या मजबूरी में, तो उसको आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है, और इसमें कोई ज़्यादा झोल नहीं करता है क्रेडिट कार्ड। जिसमें झोल करता है वो आपको डिसएडवांटेज में बताएंगे। इसमें कोई झोल नहीं करता, आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं 1 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल तक के लिए आप इसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। और क्रेडिट कार्ड का चौथा जो है कि फ़ायदा है, वो भी अच्छा खासा फ़ायदा है, लेकिन सबको ये फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका जो है कि ऑफ़र है। जैसे हम फ्लिपकार्ट से कुछ परचेज किए तो उसमें दे दिया SBI कार्ड में 10% का एडिशनल डिस्काउंट। तो हमारे पास क्रेडिट कार्ड होगा, तो अगर हमने 50,000 का कुछ खरीदा है तो हमको 45,000 में ही मिलने वाला है, 40 का है तो 36 में ही मिलने वाला है, 30 का है तो हमको 27,000 में ही मिलने वाला है। तो 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता रहेगा।
तो ये ज़्यादा यूज कर पाते हैं। हमारे जो शॉपकीपर हैं, मोबाइल वगैरह बेचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एडिशनल डिस्काउंट पे खरीद के और परचेज कर देते हैं। भले कंपनी दे देता है कि ये आप सेल नहीं कर सकते, लेकिन वो सेल कर देते हैं, क्योंकि वो सेल वगैरह जो है उसको नहीं खोलते हैं, जैसे आता है वैसे ही सेल कर देते हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। और उसके बाद भी आप जैसे कि डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करते हैं, उसमें भी एडिशनल डिस्काउंट का ऑफर आता है कार्ड के थ्रू। और भी काफ़ी जगह पे आता है कि आप अगर इस बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको इतने % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा है। और क्रेडिट कार्ड जो है कि 5वां फ़ायदा है, वो कुछ खास नहीं है, लेकिन जैसे भी है ठीक है। अगर आपने सपोज कीजिए कि आप पूरे मंथ सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही पूरा अपना एक्सपेंसेस खर्चा उठाए हैं, तो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन हो गया कि आपका मंथली खर्चा कितना जा रहा है, आपका इनकम कितना है और खर्चा कितना है। अगर इनकम से ज़्यादा खर्चा है फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करके दे देता है कि आपने इतना ज़्यादा खर्चा किया है, आपको वो बिल रिमाइंडर के रूप में हर महीने आ जाता है। तो इससे एक आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। और कुछ टाइम पहले तक, अब तो हो गया है कि जैसे आप किसी बैंक अकाउंट से भी आप पेपाल बना सकते हैं। पहले होता था कि जैसे कि जो फ्रीलांसर वगैरह है, विदेश से क्लाइंट लेते हैं, फॉरेन से क्लाइंट लेते हैं, तो उनको क्या करना रहता है कि फॉरेन करेंसी में ही इनको पेमेंट मिलता था। तो पेपाल एक जरिया था जो कि वहाँ से पेमेंट ले लें और यहाँ से इनको वेबसाइट वगैरह जो चीज़ें बना करके देना है वो दे दें। तो पेपाल ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट करता था, डेबिट कार्ड तो नहीं करता था। अब जाके सारी चीज़ें लगा है करने, लेकिन आज से हमने 2-3 साल पहले तक देखे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही वहाँ पे एक्सेप्ट लेता था पेपाल। अब जाके हमारा भी पेपाल पर अकाउंट है, हमने डेबिट कार्ड इशू ही करके बना दिया है, तो कोई इशू नहीं है। अब जाके यूपीआई वगैरह काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, तो धीरे धीरे एडिशनल फीचर देते रहते हैं। तो वो अब नहीं है, लेकिन पहले उसका फीचर था, अब वो फीचर्स नहीं है। तो गाइस, अब यूज होता है क्रेडिट कार्ड का गेम स्टार्ट, जिसको हम लोग आमतौर पे सभी लोग क्रेडिट कार्ड से डरते हैं। और उसका जो है कि वजह है अब जो डिसएडवांटेज, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज ही है, फ़ायदा बहुत कम है, नुकसान ही ज़्यादा है क्रेडिट कार्ड का। तो सबसे पहला जो है कि इसका नुकसान ये है कि जैसे कि कोई भी आपने एक मंथ का पूरा आपने जो एक्सपेंसेस है उसको खर्चा कर दिया है, तो उसमें आपको वहाँ पे एक नीचे थोड़ा छोटा सा अमाउंट दे देगा 5% या 7% का। जैसे कि 30,000 का आपने खर्च किया है, तो उसका 5% का 3,000 या 2,500 चाहे 3,500 जो भी हो, उसका एक मिनिमम ड्यू अमाउंट दे देगा। अगर आप उसको जमा करेंगे तो अगले जो मंथ आएगा वो फिर से आपको जितना था 30 या 31-32 हज़ार ही आएगा। फिर आपको सिर्फ मिनिमम ड्यू के ट्रैप में ही फंस जाएंगे, आप मिनिमम ड्यू जमा करते रह जाएंगे, आपको कई साल बीत जाएगा, आपका जो वो ड्यू जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग अमाउंट वो खत्म ही नहीं होगा। तो मिनिमम ड्यू एक तरह से आपको हाई चार्जेस से बचाता भी है और हाई चार्जेस में लाकर लपेट भी देता है, क्योंकि आप एक थोड़ा सा चार्ज बचा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हिडन चार्ज मिला करके वो पूरा एडजस्ट करके फिलअप हो जाता है। तो आपको ये जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है इससे आपको बचना है। 1-2 महीने तक आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे भी करके कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम 1 से 2-3 महीने तक जाते जाते जितना भी आपका फुल अमाउंट है उसको जमा करके सेटल करा लें। अगर नहीं हो पाता है तो उसको आपको EMI में कन्वर्ट करके 1-2 साल के अंदर भर देना है, अगर बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया तो। क्योंकि अगर आप मिनिमम ड्यू में भर लेंगे, आपको 2-3 साल तक भरते भी रह जाएंगे, पूरा का पूरा अमाउंट वैसा ही धरा का धरा रह जाएगा और आप जो है कि उसी ट्रैप में फंसे रह जाएंगे। अब आते हैं झोल नंबर 2, मतलब कि डिसएडवांटेज नंबर 2 पर, जो कि क्रेडिट कार्ड का दूसरा सबसे जो झमेला वाला चीज़ है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है और ज़्यादातर अंदर ही अंदर हर्ट करता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपको कितना ज़्यादा हर्ट हो गए, आपका कितना ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि इसको हम लोग हिडन चार्जेज बोलते हैं और बैंक सबसे कभी ना कभी असूल ही लेता है हिडन चार्जेज के नाम पर। पता भी नहीं चलता है कि कब गया, वो बैंक बोल देता है कि नो हिडन चार्ज, लेकिन उसको लेना ही लेना है, क्योंकि उसका उसी से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू है। स्टेट बैंक जो है कि कहने को एक सरकारी बैंक है और सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये प्राइवेट बैंक हैं और ये बिजनेस करते हैं, तो ये एक तरह से वसूलते हैं तो सही है कि हाँ वो लोगों ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। लेकिन स्टेट बैंक जो है कि अब गवर्नमेंट का है, वो उसको इतना ज़्यादा अपने कस्टमर को बर्डन नहीं डालना चाहिए। और हम जहाँ तक देखते हैं कि जो सबसे बड़ा डाकू है इस सेक्टर में, तो क्रेडिट कार्ड के सेक्टर में, वो है स्टेट बैंक ही है।
क्योंकि हमने स्टेट बैंक को पर्सनली यूज किया है और अच्छे से जान भी रहे हैं, एचडीएफसी भी है, एक्सिस बैंक भी है, सबको जान रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो है कि फ्रॉड में आता है, फ्रॉड नहीं बोल सकते, जैसे कि एक तरह से डिजिटल डाकू बोल सकते हैं, वो यही है स्टेट बैंक। हिडन चार्जेस के नाम पर इतना ज़्यादा वसूलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हिडन चार्जेस जैसे कि इतना ज़्यादा है, आपको सर चार्जेस के नाम पर ले लेंगे लोग, एक प्रोटेक्शन के नाम पर लेंगे लोग, जैसे कि आपका सालाना एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन नाम का आप एक बिल आ जाएगा। वो बिल कैसे आएगा, आपके पास एक कस्टमर से कॉल आएगा, वो पूछा जाएगा कि आप क्या एक इंश्योरेंस लेंगे, जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड से फ्रॉड होता है तो आपको इतने लाख का भुगतान मिल जाएगा। आप वो अभी समझ ही नहीं पाएंगे, हाँ हाँ अगर आप बोलेंगे तब तक वो फ़ोन कट कर देंगे लोग और आपके नाम से बिल आ जाएगा 1700-1800 के सालाना का। तो ये बहुत बड़ी रकम है जो कि बिना मतलब के लिया जाता है और हमको लग रहा है कि 60 से 70% से ज़्यादा ही कस्टमर इस चीज़ पर न चाहते हुए भी हामी भर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता है कि ये कॉल हमारे लिए क्यों आया था, या वैसे भी किन्हीं लोग के पास तो कॉल ही नहीं आता है, वैसे ही बिल भेज देते हैं लोग फाड़ के। और भी हिडन चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि आपने मिनिमम ड्यू में है वो भी हिडन चार्जेस जोड़ के अगले मंथ में ऐड ही कर देंगे लोग। सर चार्ज है, आपने एटीएम से जो निकाला है तो आपको 500 रुपये उस पर फाइन लगना है, प्लस जीएसटी 18% का लगना है, और उसके बाद से पर डे का इंटरेस्ट लगना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बर्डन बन जाती है धीरे धीरे चल के। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हिडन चार्जेस के नाम पर जो कि बैंक हम लोगों से वसूलती है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज नंबर 3 पर, जो कि ये भी बहुत ही बड़ा क्रेडिट कार्ड का नुकसान है और इससे हम सबको डर लगता है, खास करके मुझे तो और लगता है क्योंकि हम इस ट्रैप में एक बार फंस चुके हैं। तो हमको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पता है और बहुत ही बारीकी से पता है, क्योंकि हम एक बार क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में अप्लाई भी किए थे जॉब के लिए और उसमें हमारा हो भी गया था। 3-4 दिन ट्रेनिंग भी चला था। ट्रेनिंग में हमको बहुत सारी चीज़ें बताई गई जो कि एक कस्टमर को भी नहीं बताई जाती है, उतना चीज़ें हमको बताई गई थी और हमको काफ़ी ज़्यादा उस मैटर में नॉलेज था और हमने ट्रेनिंग के अगले ही दिन उसको रिजाइन मार दिया था क्योंकि मुझे नहीं करना था ये जॉब। और ये जॉब न करने का बहुत ज़्यादा कारण था क्योंकि हमारे घर हमारे बड़े भाई का शादी था। उसके जस्ट बाद क्या था कि इधर जितने भी हैं लोग और चाहे बैंक अकाउंट होल्डर हो लोग, उनके पास सिबिल स्कोर ही अच्छा नहीं है और ये पूरा टारगेट देते हैं लोग कि आपको महीने में इतने क्रेडिट कार्ड ला करके देना ही देना है। तो हमको लगा कि हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, सिबिल स्कोर वाले मिलेंगे तो उनको क्रेडिट कार्ड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमने सोच के उसको रिजाइन कर दिया और हमने उसको जो क्रेडिट कार्ड सेल्स वाले हमारा जॉब था वो छोड़ दिए थे। तो इसमें जो है कि जो भी है आपने अगर उसका ड्यू डेट से पहले जमा कर दिया तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपने बाय द वे उससे चूक हो गया तो आपको लगभग 3% पर मंथ का और 36% पर एनम का आपको उसमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। अगर आपने 1,000 का पेट्रोल आपने भरा लिया, आपको पेट्रोल भरा लिया, उसका अगर आप भूल गए 1-2 साल तक रिमाइंडर भी नहीं ध्यान दिए तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लगभग उसका 10 या 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा मात्र 2 ही साल के अंदर इस 1,000 रुपये का। तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये से ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उसका कंपाउंड का पावर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आज हमको 1 रुपये मिल रहा है, कल 2 रुपये, परसों 4, फिर 8, अगर ऐसे करके जाए तो हमारा जो है कि मंथली का जो होगा ना वो इतना ज़्यादा होगा कि हम गिन नहीं पाएंगे, वो कई करोड़ में चला जाएगा अगर सिर्फ ये कंपाउंड का पावर देखा जाए तो वैसे ही करके अगर 1 मंथ आपने भूल गए तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पर बहुत ही ज़्यादा हाई चला जाएगा। तो इसका इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा हाई है। तो तीसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है। और चौथा नुकसान है हमको अगर कैश विड्रॉल करने में होता है, जैसे कि हम गए और हमको ये नहीं रियलाइज़ हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड से ही कैश निकालिए। तो वहाँ से हम 500 निकालें, 5,000 निकालें, 10,000 निकालें, 10,000 एक बार में ही निकलेगा। अगर 10-20 निकालिए तो फिर उस इतना ज़्यादा उसका बर्डन बन जाएगा कि अगले ही दिन से हमको इंटरेस्ट पे करना है। आप जैसे कि जो 50,000 का आपको इंटरेस्ट फ्री डे मिल रहा था वो आपको नहीं मिलेगा आप अगर कैश निकाल लेते हैं तो। हाँ, इससे है कि आप अगर जाकर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराते हैं तो आपको 1.8% का सरचार्ज देना है और लगभग 100-200 रुपये उसका प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगता है, नहीं लगता है वो अलग बात है। और कभी कभी कैशबैक के रूप में कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी उसका बर्डन ज़्यादा हो जाता है। तो आपको
अगर उसका भराना है, फ्यूल के लिए है, तो फ्यूल के लिए एक अलग ही आता है उसका क्रेडिट कार्ड, और वो काफ़ी बैंक जैसे है इंडियन ऑयल का भी कुछ कुछ आता है, SBI भी उसका इशू करता है, तो आप उसको अप्लाई करेंगे सिर्फ फ्यूल के लिए तो वो सही है। लेकिन नॉर्मल जो है क्रेडिट कार्ड अगर आप फ्यूल भराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और क्रेडिट कार्ड का जो है कि पांचवा सबसे एक नुकसान है, वो चीज़ें हैं कि अगर आपका लिमिट बहुत ज़्यादा हाई दे दिया और फ्रॉड होगा तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपका लिमिट भी हाई है और एक ही बार में जितना ज़्यादा चाहे वो जैसे कि अगर आपके अकाउंट में सपोज कीजिए 20,000 है, तो अगर आपका फ्रॉड होता है तो 20,000 तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपके अकाउंट में उतना ही है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का अगर आपका लिमिट है 3, 3.5 लाख, 5 या 1 लाख, तो अगर फ्रॉड होगा तो उतना तक हो जाएगा, और जो कि आपके अकाउंट में भी नहीं है और आपका फ्रॉड भी हो गया तो आपको उतना भरना भी पड़ जाएगा। और इसमें कुछ कुछ आता है प्रोटेक्शन नाम की चीज़, लेकिन आप उसको साबित करते करते जान लीजिए आपका चप्पल घिस जाएगा और साबित नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें आप ही किया है या किसी रिलेटिव से कराए हैं और आप कंप्लेन कर रहे हैं कि ये चीज़ें फ्रॉड हुआ है, तो वो लोग अलग अलग तरीके से अपना फंडा अपनाते हैं। आप अपना अपनाएंगे, कहीं ना कहीं आप थक हार ही जाएंगे। तो क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, आपको बहुत ही सिक्योर रखना होता है। उसमें एक जब आप उस ऑफिशियल ऐप में जाएंगे तो वहाँ से आता है ऑनलाइन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन ऐसे करके, तो आप POS ट्रांजेक्शन सारी चीज़ें ऑफ करके रखना है, और जब आपको यूज़ करना हो तो वहाँ जा करके फिर ऑन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको फ्रॉड होने का खतरा भी बचा रहेगा और आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी महसूस करेंगे। जैसे कि कहीं शॉपिंग वगैरह मॉल में जाते हैं, वहाँ पे कहीं कहीं पर आपको सिर्फ स्वाइप ही कर देना है, आपका जितना बिल रहेगा उतना वो काट लेंगे। तो इससे भी डर है, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हाँ, हर केसेज में नहीं, लेकिन कहीं कहीं पड़ती है, और कितना ज़्यादा आपको फ्रॉड हो सकता है आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसके वजह से जो पांचवा फैक्टर है वो चीज़ें है कि ऑनलाइन फ्रॉड विथ क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड होने से आपको कई तरीके हैं बचने के लिए, तो आप आसानी से बच भी सकते हैं और आसानी से फंस भी सकते हैं। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए। क्रेडिट कार्ड के नुकसान और फ़ायदे आपने जान गए हैं, और आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए नहीं, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको जज कर सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू।